Friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को समझा था और आज की वीडियो में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी टेक्स्ट के बीच बीच में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स, यानी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, हमें बहुत सारी थिंग्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मैटर है। तो मैटर जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एनीथिंग हैविंग मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर, यानी जिसके पास स्पेस हो और उसका कुछ मास हो वो आ जाएगा मैटर। तो अब देखते हैं इनमें से कौन कौन इन दो क्लासिफिकेशंस को सेटिस्फाई करता है। चेयर, चेयर जो है वो जगह भी घेरता है अगर अपने रूम में रखे तो, और उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। फिर एयर, तो एयर जो है वो तो हमारे आसपास की सारी जगह घेर के रखा है, साथ ही साथ इसका वेट भी होता है। देन कम्स लव, तो लव एक फीलिंग है, ना ही इसका कुछ मास है और ना ही ये कोई जगह घेरती है, इसका मतलब ये मैटर नहीं है। नेक्स्ट स्मेल, तो स्मेल जो है वो भी सिर्फ हमें आती है पर वो आसपास की जगह भी घेरती है, इसी वजह से दैट इज़ अ मैटर। फिर हेट, हेट जो है वो एक फीलिंग है, ना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना ही इसका कुछ मास होगा, इसका मतलब हेट मैटर नहीं है। फिर आते हैं आमंड्स, तो आमंड्स जो होते हैं इनका कुछ मास भी होता है इन ग्राम यूनिट्स में हम देखें तो, और साथ ही साथ ये कुछ जगह भी घेरते हैं। देन कम्स थॉट, यानी कोई ख्यालात, तो ख्यालात जो होते हैं ना ही उनका कुछ वेट होता है और ना ही उसका कुछ मास होता है और ना ही वो कुछ जगह घेरते हैं, इसका मतलब वो मैटर नहीं है। फिर आता है कोल्ड, हमको ठंडी लग रही है, ये तो सिर्फ एक फीलिंग है तो ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, पर कोल्ड ड्रिंक जो है दैट इज़ अ ड्रिंकेबल थिंग, उसे लोग पीते हैं, अगर हम उसे कहीं रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ लीटर मिलीलीटर में कुछ ना कुछ मास भी होता है। देन कम स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की स्मेल, तो परफ्यूम की स्मेल जब आती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये जगह घेर रहे हैं और इनका मास तो होता ही है, दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज मैटर। नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। यानी अगर गरम गरम खाना होता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो हमें बहुत दूर से भी आ जाती है, पर वही अगर ठंडा खाना है, कोल्ड फूड है, तो उसके लिए हम बहुत पास जाते हैं तब जाके हमें स्मेल आती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि डिफ्यूज़न इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिफ्यूज़न का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो इंटरमिक्स कैसे हो रहे हैं, जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स से खुद ब खुद मिक्स कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो डिफ्यूज़न। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ा, यानी गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसी वजह से वहाँ पे डिफ्यूज़न ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ पे दूर तक भी खुशबू आ जाती है। पर यही जब खाना ठंडा होता है तो उसमें टेम्परेचर कम होता है और इसी वजह से डिफ्यूज़न का रेट भी कम होता है। नेक्स्ट, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does his observations show? यानी अगर कोई डाइवर है तो वो स्विमिंग पूल के पानी को कट कर सकता है, तो इससे वो कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। द फिनोमिना ऑफ कटिंग ऑफ वाटर बाय द डाइवर शो दैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल। यानी इस फिनोमिना से हमें पता चलता है कि मैटर जो है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, तभी तो डाइवर उसे कट कर पाया। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और चौथा कि वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में। ओके, नेक्स्ट,
द मास पर यूनिट वॉल्यूम, अभी यहाँ पे हमें डेंसिटी बताया जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अपॉन वॉल्यूम इज़ रेफर्ड एज इट्स डेंसिटी। तो अभी हमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स ही अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी जिसकी सबसे कम डेंसिटी है वो सबसे पहले और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो बाद में। ठीक है। सो इस चीज़ को करते हुए हमें हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस जो होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस जो है वो बहुत सारी जगह को कवर कर लेता है और इसी वजह से जब हम उसकी डेंसिटी निकालते हैं तो मास जो है वो कम होने के कारण इसका गैस का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो ये गैस, फिर लिक्विड जो है उसका इंटरमीडिएट होता है डेंसिटी और सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। तो एक बार इस ऑर्डर को देख लेते हैं, फिर अब हम सारे को इसी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। गैस क्या क्या है? एयर और चिमनी एग्जॉस्ट। लिक्विड क्या क्या है? वाटर और हनी। सॉलिड क्या क्या है? कॉटन, चॉक और आयरन। तो अब इसी कैटेगरी में हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के स्टेट्स में हमें डिफरेंसेस कैरेक्टराइज करने हैं। तो देख लेते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो रिगिड होते हैं, मतलब जब भी हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बाहर से तो वो अपने इनर जो शेप है उसको वो मजबूत रख पाते हैं, दे डिडंट चेंज दैट इज़ कॉल्ड रिगिडिटी। सॉलिड्स जो होते हैं जनरली के पास डेफिनेट शेप होता है, बस कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि स्पॉन्ज, रबर बैंड, इन दोनों के पास डेफिनेट शेप नहीं होता क्योंकि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये और बड़ा हो जाता है, जबकि स्पॉन्ज जो है उसको भी जब हम दबाते हैं तो फिर वो छोटा हो जाता है, इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड। सॉलिड्स आर जनरली इनकॉम्प्रेसिबल, यानी जनरली हम सॉलिड्स को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि स्पॉन्ज और रबर बैंड, क्योंकि उनके बीच में एयर होता है, उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप्ड होता है, इंटैंगल होता है, और जैसे हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं ये एयर जो है वो बाहर निकल जाता है। देन इज़ लिक्विड, तो लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसके पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है, ये रिगिड नहीं होते हैं, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती है, और जिस भी कंटेनर में इसे रखो उसका शेप ले लेते हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है। फिर है गैसेस। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी गैसेस के पास अपनी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में डाल दो उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनके पास फ्लूडिटी होती है यानी टेंडेंसी टू फ्लो होती है। गैसेस जो होते हैं वो रिगिड भी नहीं होते और गैसेस के पास कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती एंड दे आर कॉम्प्रेसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें कुछ टर्म्स के ऊपर कमेंट करना है, तो यही है वो टर्म्स। सो फर्स्ट इज रिगिडिटी। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने शेप को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। ठीक है, दैट इज़ रिगिडिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिससे किसी भी सब्सटेंस को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, यानी इसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं इसका मतलब उसके पास कॉम्प्रेसिबिलिटी है। गैसेस जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स नहीं होते हैं। फिर आता है फ्लूइडिटी, तो फ्लोइंग टेंडेंसी, कोई भी सब्सटेंस अगर फ्लो कर सकता है यानी उसके पास फ्लोइंग टेंडेंसी है तो उसके पास फ्लूइडिटी है। गैस और लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं क्योंकि उनके पास ये टेंडेंसी होता है, जबकि सॉलिड्स फ्लूइड नहीं होते क्योंकि उनके पास ये टेंडेंसी नहीं होता है। देन देयर इज़ अ टॉपिक फिलिंग अ गैस कंटेनर, यानी एक गैस कंटेनर को फिल करना। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ गैस कंटेनर, यानी कंटेनर भले ही छोटा सा है पर उसमें उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम गैस डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि गैस जो होते हैं वो बहुत ही हद तक कॉम्प्रेसिबल होते हैं, तो हम डालते जाएंगे कॉम्प्रेस होता जाएगा, तो यही प्रॉपर्टी उसकी हमें बतानी है। नेक्स्ट, शेप।
The property of having a definite geometry is called shape of a particular substance. यानी किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की उसके बाद उसके पास एक डेफिनेट शेप हो, चाहे वो डेफिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, तो ऐसे ही कोई हम कहते हैं शेप. सॉलिड्स जो होते हैं उनके पास डेफिनेट शेप होता है, यानी हमेशा वो एक ही शेप में रहते हैं. पर जो गैस और लिक्विड्स होते हैं वो अपना शेप जो है वो बदलते रहते हैं. नेक्स्ट, किनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं किनेटिक एनर्जी. और जैसे ही हम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किनेटिक एनर्जी जो है वो भी अपने आप बढ़ जाती है. इसका मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़ी ही तेज़ स्पीड से सारे डायरेक्शंस में मूव करने लगते हैं. ओके. नेक्स्ट, डेंसिटी. तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम इज रेफर्ड एज इट्स डेंसिटी. ओके. नेक्स्ट, गिव रीजंस. अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट. यानी गैस को जिस भी वेसल में रखा जाता है वो उसकी पूरी तरह से क्यों कवर कर लेता है. तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है. इसीलिए उनको जितनी जगह दे दो उतने में वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है. हाई किनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय देयर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हेल्प्स फॉर द शेप. और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा किनेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. यानी एक गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो अपने कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम. यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन रैंडम होता है, कहीं भी जाते रहते हैं और बहुत ही हाई स्पीड से जाते हैं. और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को और कंटेनर को हिट करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स. यानी ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है गैस, ये जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड कॉल्ड बी अ सॉलिड. यानी वुडन टेबल को हम क्यों सॉलिड कहते हैं. तो वुडन टेबल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इंटर मॉलिक्यूल स्पेस जो है यानी पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी काफ़ी कम है. इसके पास एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड है. नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर. यानी हवा में तो आसानी से हम अपना हाथ हिला सकते हैं, पर एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए. ऐसा क्यों है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो ईजिली हम उन्हें कट कर सकते हैं. ठीक है. पर वही अगर हम वुड की बात करें तो वुड जो होता है उसमें पूरी तरह से मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं, बीच में कोई जगह नहीं है, एकदम टाइट अट्रैक्शन है. इसी वजह से हम उसमें किसी भी डायरेक्शन में हाथ नहीं हिला सकते, उसे कट थ्रू नहीं कर सकते. नेक्स्ट, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. यानी लिक्विड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स. फिर जो आइस है वो क्यों फ्लोट करता है वाटर पे. अगर आप वाटर में आइस थ्रो करोगे तो देखोगे कि जो आइस है वो फ्लोट करेगा. तो ऐसा क्यों होता है. तो लिक्विड जो होते हैं उनके पास लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से. वाटर जो है ये भी एक लिक्विड है पर इसके पास कम डेंसिटी होनी चाहिए आइस के मुकाबले, पर ऐसा नहीं है. क्यों. बट द केस इज़ नॉट सो. केस वैसा नहीं है. एंड द रीज़न फॉर द सेम इज़ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस. और ये जो रीज़न है कि आइस जो है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, पिंजरे की तरह. Presence of vacant spaces between water molecules when they linked in ice, the number of the spaces is comparatively less in water. यानी जैसे ही आइस को वाटर में डाला जाता है तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और इसी वजह से जो आइस है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है. नेक्स्ट, इन सबको हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. तो सेल्सियस स्केल में केल्विन को सेल्सियस स्केल में करने के लिए एक सिंपल सा काम करना होता है.
-273, तो सबसे पहले 300 है, उसमें से -273 करेंगे तो आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। फिर 573 है, उसमें से 273 माइनस किया तो आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दो टेम्परेचर दिए हैं, हमें बताना है कि इन टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहला है 250 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू कर देता है और वेपर फॉर्मेशन जो है वो भी इसी टेम्परेचर से शुरू होता है। तो 250 तक इसका जो फॉर्म होगा वो पूरा का पूरा गैशियस होगा। ओके और वही अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉईल कर रहा होता है, वेपर में चेंज हो रहा होता है। इसी वजह से वहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों होते हैं, दोनों के दोनों वहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। सो ऐसा इसीलिए होता है कि दिस हैपन्स बिकॉज लेटेंट हीट, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। यानी अगर हमें एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, अगर हम गैस के प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं तो इस तरह से हम उन्हें आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। डेजर्ट का जो कूलर होता है वो गर्मी के दिनों में ज़्यादा ठंडा क्यों करता है, क्योंकि वहाँ का जो कूलर होता है वो पूरी तरह से इवापोरेशन के फंक्शंस पे बेस करता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जहाँ पे इवापोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग होता है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, और अगर इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो इवापोरेशन होने के बाद जो कूलिंग होगी दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यही रीज़न है कि जो डेजर्ट का कूलर है वो ज़्यादा ठंडी देता है। नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर केप्ट इन मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। यानी गर्मियों में हम मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा कैसे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द अर्थन पॉट इवापोरेट्स फास्टर। अब इन पोर्स की वजह से जो वाटर उनके ऊपर होता है सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा जल्दी से इवापोरेट होगा। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ा है तो सिंपल सी बात है इवापोरेशन बढ़ेगा, और इसी इवापोरेशन की वजह से कूलिंग भी होगी और इसी वजह से मटका का पानी ठंडा होगा। नेक्स्ट, जब हम अपने पाम पे कुछ एकेटॉन, पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमें ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं एकेटॉन, पेट्रोल, परफ्यूम, ये सब वॉलेटाइल है, यानी बड़ी जल्दी से इवापोरेट हो जाती हैं। ठीक है, जब भी हम इन्हें लार्ज सर्फेसेस देते हैं तो हमारी हाथ लार्ज सर्फेस है, यहाँ पे आते ही वो क्या हो गई, इवापोरेट हो गई। अब इवापोरेट होते वक्त जो भी उन्हें एनर्जी चाहिए थी वो उन्होंने पाम के सराउंडिंग से ली। अब सारी हीट एनर्जी पाम के सराउंडिंग से चली गई तो पाम में क्या बचा, सिंपल सी बात है कूलिंग बची, यानी कि पाम को कूल फील होगा। नेक्स्ट, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर दैन अ कप। यानी अगर हमें गर्म चाय पीनी है तो हम सॉसर में ज़्यादा आसानी से क्यों पी सकते हैं। तो गर्म चाय है तो जब तक ठंडी नहीं होगी हम पी नहीं पाएंगे, यानी जब तक इवापोरेशन नहीं होगा हम उसे नहीं पी पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम उसे सॉसर में रखते हैं तो सॉसर में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जबकि कप में एक छोटा सा ही सरफेस एरिया होता है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, और इवापोरेशन के बाद जो कूलिंग होती है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, वॉट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। यानी हमें समर में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो समर में हमें हल्के रंग के कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व करता है और उसके बाद हमारी बॉडी को ठंडा दिलाता है। और लाइट कलर्स की इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो हमें कंफर्टेबल फील होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यानी सारे टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर हमें केल्विन को करना होता है सेल्सियस में तो हम क्या करते हैं, -273। तो 293 में से 273 माइनस होगा तो क्या आएगा,
20 डिग्री सेल्सियस, और 470 में से 273 माइनस होगा, सो दैट विल बिकम 197। फिर हमें और नीचे टेम्परेचर्स दिए हैं, इन्हें हमें केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस से जब केल्विन में करते हैं तो हम +273 करते हैं, 25 में करेंगे तो आएगा 298 की, और 373 में करेंगे तो 646 की। नेक्स्ट, नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, हमें उनका रीज़न लिखना है कि नेपेथिलिन बॉल्स जो होती हैं, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो बिना कुछ समय लगाए वो सीधा डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, यानी वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, यानी अगर हम परफ्यूम से बहुत दूर भी बैठे हैं फिर भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो अरोमा पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़न है, तो एयर से जल्दी मिलेंगे और जल्दी ही हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमें इन जो नीचे 3 सब्सटेंसेस दिए हैं, हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जिसका कम है उसका पहले, फिर उससे ज़्यादा, एंड देन उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड गैस वाला कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है? गैसेस में होता है। गैसेस से ज़्यादा लिक्विड में होता है, और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में होता है। तो इसी हिसाब से अरेंज कर देते हैं। गैस क्या है? ऑक्सीजन। लिक्विड क्या है? वाटर। और सॉलिड है शुगर। तो ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर वाटर, एंड देन शुगर। फिर हमें 3 टेम्परेचर दिए हैं, हमें बताना है कि इस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है। 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे को एग्जिस्टेंस होता है, यानी इस पे वाटर फ्रीज करता है, इसी वजह से यहाँ पे लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। फिर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी लिक्विड भी होता है एंड वेपर्स भी होते हैं, यानी लिक्विड एंड गैस दोनों होता है। अब हमें 2 रीज़न्स देने हैं कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है। तो ये लिक्विड इसीलिए होता है क्योंकि इसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और जिस भी कंटेनर में रखो उसका शेप ले लेता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, इसी वजह से लिक्विड है। फिर दिया है कि एक आयरन अलमीरा जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पे होती है सो इट क्वालिफाइज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ये हार्ड और रिगिड होती है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट, आइस से 273 के, यानी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कंपैरेटिव टू वाटर, यानी वाटर भी है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का और आइस भी है, तो इसमें आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों है? तो आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसीलिए है क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो आइस के पास लेटेंट हीट आ जाती है। अब इसके पास कंपैरेटिविटी तो दोनों की सेम है, 0-0 है, पर अगर एक को फ़ायदा हो गया है लेटेंट हीट का, इसका मतलब वो आगे चल रहा है, यानी आइस के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है। नेक्स्ट, किससे ज़्यादा बर्न्स होते हैं, बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम से? तो स्टीम से ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास क्या होता है? लेटेंट हीट, इसी वजह से स्टीम से ज़्यादा बर्न्स होते हैं। सो यहाँ पे हमारे ऑल द क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।